बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। हेलो किसान कार्यक्रम में हम कृषि पशुपालन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हैं ताकि उनसे जुड़ी तमाम जानकारी आप तक पहुंच सके। इसके साथ ही आप भी इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं अपने सवालों के साथ। जी हां, आप भी जानकारी हासिल कर सकते हैं विशेषज्ञ मेहमानों से सीधे टोल फ्री नंबर के जरिए या फिर व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए। तो आज जो हमारे पशुपालक साथी हैं उनके लिए कुछ खास विषय हम लेकर आए हैं। आइए आपको बता दें कि आज हम किन विषयों पर चर्चा करेंगे। हेलो किसान कार्यक्रम में आज बातचीत की जाएगी पशुपालन में भारत सरकार की योजनाओं के बारे में, साथ ही मुर्गी पालन के बारे में। इन विषयों से जुड़ी हुई जानकारी हासिल करने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नोट कर ले हमारा टोल फ्री नंबर 1800-113060 और 1800-113061। टोल फ्री नंबर के जरिए कॉल करने के दौरान बस इस बात का ध्यान रखें कि टीवी की आवाज बंद रखें और सीधे फोन लाइन के जरिए बात करें। इसके अलावा व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8800520717। इसके अलावा ईमेल के जरिए अगर आप अपना सवाल भेजना चाहते हैं तो नोट कर ले ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए सवाल भेजने के साथ साथ अपना नाम और स्थान भी जरूर लिखें। हमारे सवालों के जवाब के लिए दो बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आइए आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर अधिराज मिश्रा, आप सहायक आयुक्त हैं पशुपालन डेयरी मत्स्य पालन मंत्रालय भारत सरकार में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही इस कार्यक्रम में इस वक्त हमारे साथ है डॉक्टर हिमांशु पांडे, आप हैं सहायक प्राध्यापक आरपीएस महाविद्यालय कानपुर उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं और डॉक्टर मिश्रा आपसे जानना चाहेंगे कि अगर पशुपालन की बात की जाए तो हमारे अर्थव्यवस्था की ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रीढ़ की तरह है जो कृषि के साथ साथ बिल्कुल चलता है। और पशुपालन क्षेत्र में जो पशुपालक है उन्हें किसी तरह की असुविधा ना हो और उनका जो हित है उसको ध्यान में रखते हुए किस तरह से उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है विभिन्न योजनाओं के माध्यम से। देखिए, ये बहुत एक महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ती है जो पशुपालन में। आप देखेंगे कि जो कि एग्रीकल्चर का जो टोटल आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड है उससे लगभग 30 से 32% पशुपालन क्षेत्र से आता है। अगर आप अभिवृद्धि की बात करेंगे तो पशुपालन क्षेत्र में अभिवृद्धि लगभग 7 से 8% की अभिवृद्धि हो रही है। और अगर हम जितने किसान जुड़े हुए हैं पशुपालन क्षेत्र में ये अगर देखेंगे तो सिर्फ डेयरी की बात करेंगे तो डेयरी में लगभग हमारे यहाँ जो हम आंकड़े बात करते हैं तो 8 से 10 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। और ज़्यादातर ये देखा जाता है महिलाओं 70% महिलाएं इसमें जुड़े हुए हैं। तो ये हमारे लिए एक बेहद अच्छी चीज़ है ये इस विभाग के लिए। और इस विभाग को भी एक मंत्रालय का दर्जा भी दिया गया था माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से। बिल्कुल। और प्रोत्साहन करने के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं जहां आप देखेंगे कि रोग नियंत्रण के लिए योजनाएं हैं, नस्ल सुधार की भी योजनाएं हैं। अगर कोई किसान उद्यमी बनना चाहते हैं उस उद्यमिता विकास के लिए भी योजनाएं हैं। उसके अलावा अगर देखेंगे तो हमारे जो किसान भाई हैं उनको भी प्रोत्साहित करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए भी जो प्राइज है जैसे नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड है वो भी एक योजना इसके साथ चलाया जाता है। बिल्कुल। तो बहुत तरह की योजनाएं हैं जिन पर विस्तार से इस कार्यक्रम के दौरान हम चर्चा करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। पशुपालन खेती किसानी का एक अहम हिस्सा है
और पशुधन क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का एक महत्वपूर्ण उप क्षेत्र है। बता दें कि 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार देश में लगभग 303.76 मिलियन गोवंश यानी मवेशी, भैंस, मिथुन और याक, 74.26 मिलियन भेड़ और 148.88 मिलियन बकरियां हैं। गांव में लगभग हर घर में पशुपालन किया जाता है। पशुपालन से होने वाली आमदनी किसानों की आय का एक अच्छा खासा हिस्सा होती है। पशुपालन की इसी अहमियत को देखते हुए किसानों, पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार समय समय पर योजनाएं लाती रहती है। पशुपालन से जुड़ी योजनाओं से डेयरी उद्योग को तो गति मिल ही रही है। पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में काम करने वाले किसानों को स्वरोजगार भी मिल रहा है। अगर राष्ट्रीय गोकुल मिशन की बात करें तो इस योजना की शुरुआत सरकार ने 2014 में की थी। इस योजना को 2400 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय के साथ 2021 से 2026 तक अम्ब्रेला योजना विकास कार्यक्रमों के तहत जारी रखा गया है। इस योजना के परिणाम स्वरूप उत्पादकता में वृद्धि होगी और कार्यक्रम का फायदा डेयरी में लगे 80 मिलियन किसानों, विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों को होगा। इस मिशन के तहत सरकार देशी नस्ल के दुधारू पशुओं को बढ़ावा देकर दूध के उत्पाद को बढ़ाना चाहती है। इस योजना का मकसद दुधारू पशुओं की स्वदेशी नस्लों का विकास और संरक्षण करना है। इसके अलावा सरकार ने राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम भी शुरू किया। इस योजना का मकसद सभी मवेशियों ब्रुसेलोसिस से बचाव के लिए उन्हें FMD का टीका देना है। जी हाँ, तो ये कुछ योजनाओं से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। ये अब आगे बढ़ते हैं, मुर्गी पालन के बारे में बात करते हैं। तो डॉक्टर पांडे, आपसे जानना चाहेंगे कि मुर्गी पालन किस तरह से हमारे जो किसान हैं उनके आय में वृद्धि करता है। खास तौर पर लघु सीमांत किसानों की अगर बात करें, जिनके सामने चुनौतियाँ कहीं ज़्यादा होती है कृषि में, तो उनके लिए भी मुर्गी पालन किस तरह से लाभकारी साबित हो रहा है, जानना चाहेंगे। निश्चित तौर पर देखिए, जो मुर्गी पालन है वो हमारे छोटे सीमांत जो भी किसान होते हैं उनके लिए बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि वो छोटे स्तर से भी इसे चालू कर सकते हैं। बैंक की बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे उनको किसी प्रकार के धन के मामले में वित्तीय सहायता मिल जाती है और हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र खुले हुए हैं जिनसे वो प्रशिक्षण लेकर या कृषि विश्वविद्यालय से प्रशिक्षण लेकर अच्छी जानकारी प्राप्त करके अपना मुर्गी पालन कर सकते हैं। और इसमें अपार संभावनाएं इसलिए भी हैं कि छोटे स्तर पर जो बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग होती है वो जो छोटे किसान है वो अपने घर के पीछे भी उसे चालू कर सकते हैं। 40-50 मुर्गियां रखकर भी उसे चालू कर सकते हैं, उससे उसको अंडा मिलने लगेगा। देश की स्थिति देखी जाए तो अंडा उत्पादन में आज हम तीसरे स्थान पर हैं और मांस उत्पादन में चौथे स्थान पर हैं। कई दशकों से हम तेजी के साथ इसमें बढ़ते जा रहे हैं, तो उसमें लघु और सीमांत किसानों का बहुत बड़ा योगदान है और उनको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आती। बस ये जो मौसम चल रहा है इस समय, बदलते मौसम में उनकी देखरेख अच्छी तरह से करनी चाहिए कि जो हमारी मुर्गियां होती हैं उनमें वायरस से फैलने वाली बीमारियां होती हैं, तो यदि उनकी साफ सफाई और बदलते मौसम में उनको सही तापमान दिया जाए जिससे उनको ठंड वगैरह से बचाया जाए और उनकी अच्छे से साफ सफाई की जाए और समय समय पर उनका टीकाकरण हो जाए और खिलाई पिलाई उनकी सावधानी पूर्वक की जाए, तो निश्चित तौर पर उनसे कम लागत पर अधिक से अधिक फायदा हमारे छोटे किसान कमा सकते हैं। बिल्कुल, तो विस्तार से जानेंगे इस कार्यक्रम में कि किस तरह से मुर्गियों की देखभाल करें और किस तरह से आप इससे अच्छी आमदनी ले सकते हैं। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा मुर्गी पालन से जुड़ा है। बता दें कि 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार देश में लगभग 851.81 मिलियन मुर्गियां हैं। मुर्गी पालन की खास बात यह है कि इस व्यवसाय को कम पूंजी और कम जगह में भी शुरू किया जा सकता है, लेकिन मुर्गी पालन के लिए कुछ खास बातों को ध्यान में रखने की जरूरत होती है। मुर्गी पालन के लिए जब आप शेड बनाएं तो ध्यान रखें कि वो जगह खुली हुई और सुरक्षित हो। खुली और हवादार जगह होने से मुर्गियों को ताजी और साफ हवा मिलती रहेगी, जिससे वो बहुत सी बीमारियों से बची रहेंगी। मुर्गियों के रहने के स्थान को साफ सुथरा रखें। इसके अलावा मुर्गियों और चूजों को सूखी जमीन में रखें। गीली जगह पर उनके बीमार होने का खतरा बढ़ जाता है। मुर्गियों को पीने के लिए साफ पानी दें और खाना पर्याप्त मात्रा में रखें। मुर्गियों को खाने में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और कैल्शियम दें। जिस बर्तन में मुर्गियों को भोजन दें उसे हर 2 दिन के अंतराल में साफ करें। रात के समय बल्ब जलाकर रखें जिससे चूजे और मुर्गियां ज्यादा से ज्यादा समय खाने में लगाएं
इससे चूजों को जल्दी बड़ा होने में भी मदद मिलेगी। चूजों को बीमारियों से बचाने के लिए समय समय पर टीके लगवाते रहें। इसके अलावा बार बार चूजों को न छुएं, इससे वो डर जाएंगे और इसका असर उनकी वृद्धि पर भी पड़ेगा। कुल मिलाकर आपकी मेहनत और लगन पर सब कुछ निर्भर है। मुर्गी पालन पर ये थी खास रिपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं और हमारे दर्शकों के सवाल आने शुरू हो गए हैं। व्हाट्सएप के जरिए सवाल भेजा है सुरेंद्र भाई जी ने और वो जानना चाहते हैं कि मुर्गी की कौन सी नस्ल का पालन करें हरियाणा में। देखिए, निश्चित तौर पर ये आपको हरियाणा में यदि आपको अंडे वाली मुर्गी पालनी है तो उसके लिए आप व्हाइट लेगहार्न मुर्गी है, BV 300 के नाम से जानी जाती है, इसका आप पालन करिए। पर पालन करने के पहले आप प्रशिक्षण निश्चित तौर पर हरियाणा में कृषि विश्वविद्यालय है और कृषि विज्ञान केंद्र, वहाँ से प्रशिक्षण ले लें। जानकारी लेनी बहुत जरूरी होती है कि उसकी शुरुआत कैसे करनी है। तो इसमें व्हाइट लेगहार्न आप अंडे के लिए कर सकते हैं और मांस के लिए यदि आपको पालन करना है मुर्गी का तो उसमें आपको कॉब 100 और कॉब 400 2 स्ट्रेन की मुर्गियाँ आती हैं, उनको आप रखकर मुर्गी पालन चालू कर सकते हैं और ये आपके लिए बेहतर रहेगा। जी, तो सुरेंद्र जी आपके सवाल का जवाब मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर मिश्रा आपसे जानना चाहेंगे कि पशुओं का स्वस्थ होना बेहद ही ज़रूरी है, तभी उनसे अच्छी उत्पादकता की उम्मीद की जा सकती है, जैसे कि डॉक्टर पांडे ने भी बताया मुर्गियों के लिहाज से। इसी तरह से बाकी जो तमाम दुधारू पशु हैं उनके लिए भी जानना चाहेंगे कि रोग नियंत्रण के लिए किस तरह के कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। देखिए, पहला चीज़ एक हमारा जो योजना है रोग नियंत्रण के लिए, जो पहला योजना है उसको हम लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम बोलते हैं। जी जी। उसमें 2 तरीके की योजनाएं, एक तो नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है जिसके तहत 2 बीमारी जो सबसे बड़ी बीमारी है सरकार मतलब देखा जाता है, पशुओं में देखा जाता है। पहला चीज़ है फुट एंड माउथ डिजीज जो कि हम और दूसरा ब्रुसेलोसिस। तो ये 2 रोगों को रोकथाम के लिए भारत सरकार की तरफ से 100% फंडिंग जो जा रहा है वो भारत सरकार से 100% जा रहा है और 100% वैक्सीनेशन, 100% वैक्सीनेशन के लिए। और इसके साथ एक अच्छा चीज़ किया जाता है कि वैक्सीनेशन के साथ पशुओं को भी टैगिंग, जो हम पशु आधार की बात करते हैं जिससे ट्रेसेबिलिटी बढ़ सकती है, तो एक यूनिक 12 डिजिट नंबर टैगिंग भी दिया जाता है। अच्छा। तो ये 2 बीमारी सबसे बड़ी बीमारी हो गए। इस बीमारी के अलावा जो ये तो मैंने बात किया बड़े पशु के बारे में, जैसे हो गए कैटल एंड बफेलो हो गए। और दूसरा हम देखेंगे तो भेड़ बकरियों में PPR करके एक बहुत खतरनाक बीमारी होती है जहाँ पे मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा होता है। जी, उसमें भी भारत सरकार की तरफ से 100% फंडिंग में PPR के वैक्सीनेशन के लिए भी सहायता दी जाती है राज्यों को। इसके अलावा जो सुअर में एक बीमारी दिखाई जाती है क्लासिकल स्वाइन फीवर, उसके लिए भी 100% वैक्सीनेशन का योजना है। ये योजनाएं 100% वैक्सीनेशन का जो कवरेज है भारत सरकार की तरफ से 100% फंडिंग है। इसके अलावा और जो भी बीमारी है जो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है, जिससे कि आर्थिक लॉसेस होते हैं, नुकसान होता है फार्मर्स को, तो इसके लिए भी, और भी जो दूसरे बीमारी है मुर्गियों का हो गया और भी पशुओं का हो गया, उसके लिए भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के शेयरिंग पे भी 60-40 शेयरिंग पे भी योजना में। तो पशुओं के स्वास्थ्य को लेकर काफी सचेत है और इसके लिए कई तरह की योजनाएं चल रही हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नंदस्वरूप जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हाँ नमस्कार सर, मैं नंदस्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी। मैं जानना ये चाहता हूँ कि गाय को दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए, उसकी नस्ल सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए। दूसरी चीज, बछिया हो जाती तो बिक जाती है, जो बछवा होता है वो न हमारे काम आता है न किसी काम के आता, तो उसको हम क्या करें। जी बिल्कुल, आइए जानते हैं, बताएं डॉक्टर मिश्रा। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा मिश्रा जी। पहला जो सवाल आपने पूछा नस्ल सुधार के लिए, देखिए नस्ल सुधार के लिए जैसे आपने पहला भी देखा होगा कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन करके एक योजना चला रहे है भारत सरकार, जो कि 2014 से चल रही है। उसमें पहला चीज़ ये है कि आपको नस्ल सुधार के लिए जो भी कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है उसका आपके फार्मर के डोर स्टेप पर निःशुल्क दिया जाता है योजना। वो एक है जो कि राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान योजना है, NAIP, नेशन वाइड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम। इसके तहत अच्छी नस्ल का जो सीमेन होता है उससे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है। ये एक छोटा सा ये एक बड़ा योजना हो गया। उसके अलावा अगर बहुत अच्छा नस्ल आप चाहते हैं तो उसके लिए भी जो नए तकनीक आ गए हैं हमारे यहाँ पे, जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, IVF का भी योजना आ गया है, जिसमें भी भारत सरकार 5,000 रुपये की सब्सिडी देती है। तो अगर सक्सेसफुल प्रेगनेंसी एक होता है तो उसमें 5,000 की सब्सिडी भी
दी जाती है। तो अगर किसान भाई इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो अच्छे नस्ल का एक बछिया पैदा करने के लिए उनको लगभग 16,000 रुपये लग सकता है। तो ये एक IVF प्रोग्राम है। जो दूसरा सवाल आपने पूछा कि आपका बच्चा ज़्यादा चाहिए कि फीमेल हमें ज़्यादा चाहिए, तो इसके लिए भी राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत जो एक्सेलरेटेड ब्रीड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम है उसमें एक किया गया है कि जो आप सेक्स सॉर्टेड सीमेन यूज़ करेंगे। सेक्स सॉर्टेड सीमेन का मतलब होता है कि आपका सिर्फ फीमेल या बच्चा पैदा होगा जो कि मेल, जो कि हमारे कुछ काम में नहीं आता है, उसको हम बाहर छोड़ देते हैं, ऐसे स्ट्रे एनिमल बन जाता है, उसका रोकथाम के लिए अगर ये सीमेन हम यूज़ करते हैं इसमें 90% चांसेस है कि आपका फीमेल हो और फीमेल काफ होगा, तो हमारे लिए दूध उत्पादन में भी बढ़ोतरी हो सकती है। और इसमें भारत सरकार की तरफ से एक सुविधा दी गई है कि आपको एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी जब होता है तो उसमें 750 रुपए तक की सब्सिडी भारत सरकार की तरफ से है। तो ये दो आपका जो बिल्कुल, तो इस तरह की योजनाओं का लाभ जो पशुपालक है वो ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर का रुख करते हैं। राजकुमार जी मेरठ उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। राजकुमार जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी मेरा सवाल ये है कि ये जो पशुपालन में जो बीमा योजना है जी, तो इसमें जो है इसकी वेबसाइट बंद रहती है और कभी कभार खुलती है जिसका किसानों को पता नहीं चलता। और जब वो मतलब बीमा करा भी लेते हैं फिर उसका जो क्लेम वगैरह मिलने की वो होती है तो ये बिल्कुल नहीं मिल पाता। अच्छा। और किसान जो है वो कोर्ट तक जाता है और फिर वहां तारीख पे तारीख और फिर वो चुप हार के बैठ जाता। नंबर एक। जी, ठीक। दूसरा ये है कि मैं जानना चाहता हूं कि ये पशुपालन में का जो योगदान है सरकार में कंट्रीब्यूशन का जीडीपी में वो कितने % है और पशुपालन के उत्थान पर सरकार कितने % उस पर खर्च कर रही है, मुझे ये बताया जाए जानकर। जी डॉक्टर मिश्रा। देखिए, पहला जो सवाल आपने पूछा कि इंश्योरेंस के बारे में, बीमाकरण के बारे में, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि नेशनल लाइवस्टॉक मिशन के तहत पशु में बीमा की जाती है। और आपने जो एक चीज़ पूछा कि वेबसाइट के जरिए ये नहीं होता है, ये सरकार के थ्रू होता है। और जो हमारे निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी हैं उनसे संपर्क कीजिए और उनके जरिए कीजिए, सो दैट आपको सब्सिडी, ये जो आपका प्रीमियम देते हैं उसमें भारत सरकार की सब्सिडी रहता है, 50 to 80% तक की सब्सिडी रहता है। डिफरेंट कैटेगरी ऑफ जैसे BPL हो गया, APL हो गया, उस तहत में सब्सिडी, विभिन्न कैटेगरी की सब्सिडी रहती है, तो वो आप प्रीमियम में छूट रहती है। तो ये आप लाभ निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी से जाके बात करके इसका सहायता ले सकते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि क्लेम में कभी जो दिक्कत आती है, हाँ हमें भी जानकारी मिलती है क्लेम में दिक्कत आती है, उसमें बहुत तरीके के कारण रहते हैं, तो वो मैं यहाँ पे आपको तो सही बता नहीं सकता हूँ। पर एक चीज़ है पोस्टमार्टम कब हुआ था, उसका क्या वो मौत का कारण क्या था, वो सब चीज़ थोड़ा देखना पड़ता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ रहती है जो कि हमें इसमें ध्यान देना है। तो एक है, तो आप निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी जो हैं उनसे बात कीजिए, तो वो आपका ये सहायता कर देंगे। और जब ये बीमा के लिए स्कीम आती है तो आप उसका लाभ ले सकते हैं जी। दूसरा सवाल आपने जो पूछा कि कितना ये जीडीपी में कंट्रीब्यूशन रहता है, और जो आपने पूछा कि हम कितना खर्च करता है सरकार इसमें योगदान देता है, तो पहला चीज़ देखिए, जो कि एग्रीकल्चर का टोटल जो ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है उसमें ये 31-32% का कंट्रीब्यूशन पशुपालन क्षेत्र से रहता है। एग्रीकल्चर का ऑलमोस्ट 32% कंट्रीब्यूशन रहता है। और अगर आप देखेंगे तो अभी हमारे मंत्रालय का जो हमारा टोटल बजट है पशुपालन क्षेत्र में, तो लगभग 4,500 करोड़ का बजट है। उसमें ये सारी योजनाएं कवरेज होती है। इसके अलावा बहुत सारे जैसे इन्वेस्टमेंट भी, दूसरे तरीके से भी इन्वेस्टमेंट होता है हर साल। जी जी बिल्कुल। तो राजकुमार जी, उम्मीद है आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। और इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले,
फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा, हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम पशुपालन संबंधी भारत सरकार की योजनाओं के बारे में और मुर्गी पालन के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए भी अपना सवाल भेज सकते हैं। हमारे एक दर्शक ने सवाल भेजा है व्हाट्सएप के जरिए, आइए कार्यक्रम में शामिल करते हैं इसे। सवाल भेजा है तनीम फातिमा जी ने समस्तीपुर बिहार से, और सवाल यह है कि अंडे के लिए बिहार में मुर्गी की कौन सी प्रजाति ठीक रहेगी? जी देखिए, जहाँ तक बात है अंडे के लिए मुर्गी पालन की प्रजाति, तो मैंने पहले भी आपको बताया था BV 300 व्हाइट लेघार्न जो मुर्गी की प्रजाति है वो बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा आप दूसरे जो हैं वो भी प्रजातियों का भी चयन कर सकते हैं। रोडोवाइट एक प्रजाति होती है, रोडोवाइट का भी आप चयन कर सकते हैं। उसके भी अंडे जो है बिल्कुल देसी की तरीके से, जो देसी मुर्गियां होती हैं उनकी तरह से दिखते हैं और वो काफ़ी अच्छी प्रजाति है। तो इनका चयन करके आप अधिक से अधिक अंडा उत्पादन, मिनोरिका एक प्रजाति है, मिनोरिका का भी चयन कर सकते हैं। 200 से 250 अंडे पूरे साल में देती है, तो इसका भी चयन करके आप अधिक से अधिक अंडा उत्पादन ले सकते हैं। बिल्कुल। तो अंडे के लिए जो नस्लें हैं उनके बारे में आपने जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर का रुख करते हैं। रामजी लाल जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं यमुनानगर हरियाणा से। रामजी लाल जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो रामजी लाल जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर पांडे, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत में ही आपने बताया कि अगर मुर्गी पालन से अच्छा लाभ लेना है तो बदलते मौसम में मुर्गियों का खास देखभाल करने की जरूरत होती है, तो किन किन बातों का ध्यान रखें इस दौरान? लेकिन निश्चित तौर पर इसमें ठंड का मौसम हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है अचानक से, तो इस समय जो भी हमारे मुर्गी पालक हैं, जो आपका शेड बना हुआ है, तो शेड को रात के समय तो बिल्कुल आप ढककर ही रखिए, क्योंकि थोड़ा बहुत हल्का सा खुला रहे जिससे कि एयर पास होती रहे। दूसरी चीज, अंदर का जो तापमान है, इस समय जो आपके जो चूजे आते हैं वो अर्ली मॉर्निंग सुबह के समय में आते हैं, तो उनको ठंड से बचाने के लिए, ब्रूडिंग के लिए आप टेम्परेचर शुरुआत में पहले हफ्ते 4 सप्ताह इसकी ब्रूडिंग करानी होती है, तो शुरुआत में 95 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर रखना चाहिए। अंदर एक स्केल आपको लगा देनी चाहिए जिसमें कि टेम्परेचर आपका 25 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहे। इससे यदि कम रहता है या टेम्परेचर अधिक होता है तो हमारे जो चूजे होते हैं, मुर्गियां होती हैं, उनको दिक्कत हो सकती है। फिर हर सप्ताह में आप 5-5 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को घटाते जाइए। और साथ में जो फार्म आपका बना होता है, जो आपका सेट बना होता है, इसकी चौड़ाई कभी भी 30 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए। 30 फीट से अधिक यदि चौड़ाई रहती है मुर्गी पालन फार्म की तो वहाँ पर दिक्कतें चालू हो जाती हैं और उसमें सांस लेने में दिक्कत आती है, क्योंकि जो मुर्गियाँ हमारी होती हैं इनके पसीने वाली ग्रंथियाँ नहीं पाई जाती हैं, स्वेट ग्लैंड्स नहीं होती हैं। तो इनके लिए 30 फीट से अधिक चौड़ाई नहीं होनी चाहिए। सेट की लंबाई कितने
भी फिट रखी जा सकती है, ये ध्यान देना चाहिए। और बदलते मौसम में ठंड के अलावा उनको जो हम आहार दे रहे हैं उस आहार में प्रोटीन युक्त चीजें अधिक मात्रा में देनी चाहिए, जिससे कि उनके अंदर जो है उनकी रिकवरी अच्छे से होती रहे, कहीं उनको दिक्कत ना हो। और जब भी आपके चूजे बाहर से हैचरी से आते हैं तो तुरंत उनको ग्लूकोज का पानी या गुड़ पानी का या शक्कर पानी का जो घोल है वो उनको तुरंत दे देना चाहिए। यदि वो आप देंगे तो उससे उनको तुरंत एनर्जी मिल जाएगी। और ये ध्यान रखें कि जो लीटर नीचे बिछा हुआ जहाँ पर मुर्गी पालन आप कर रहे हैं वो भीगने न पाए। खासकर इस मौसम में यदि लीटर भीग जाता है तो बहुत दिक्कतें चालू हो जाती हैं, वहां से फिर नई नई बीमारियां जो है मुर्गियों के अंदर लग सकती हैं। तो थोड़ा इन चीजों का यदि आप बदलते मौसम में ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर आपका मुर्गी पालन आपको फायदे की तरफ लेके जाएगा। जी हाँ, तो मुर्गियों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए उनके आहार और आवास की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर मिश्रा आपसे जानना चाहेंगे कि पशुपालन के क्षेत्र में अगर जो हमारे किसान हैं वो उद्यमी बनना चाहते हैं तो आपने बताया कि उनके प्रोत्साहन के लिए भी कुछ विशेष योजनाएं हैं, मैं चाहूंगी कि उनके बारे में आप हमें बताएं। यहाँ पर देखिए, जो आपने पहला दिखाया था कि 2021 में हमारी योजना का परिवर्तन किया गया था जी, और इस बार हमने लाइवलीहुड सपोर्ट के को छोड़ के अब एंटरप्रेन्योरशिप पे ध्यान दिया था ज़्यादा, कि ज़्यादा उद्यमी बन सके और हब एंड स्कोप मॉडल में वो जुड़ सके। तो एक बड़ा उद्यमी रहेगा, उसके साथ छोटे किसान जुड़ सकते हैं। तो ये मॉडल में हमने सोच के बहुत सारे उद्यमिता विकास की योजनाएं चलाए गए हैं सरकार की तरफ से, जो कि पहले देखेंगे अगर नेशनल लाइवस्टॉक मिशन के तहत कोई मुर्गी पालन में करना चाहता है, कोई भेड़ बकरी पालन में करना चाहता है, कोई शुअर पालन में करना चाहता है, और इसके अलावा अगर कोई फॉडर कल्टीवेशन मतलब अगर चारा का भी और एनिमल फीड का भी कोई यूनिट लगाना चाहता है, उसमें उद्यमिता विकास के लिए 50% सब्सिडी है। जैसे अगर मान के चले मुर्गियों की बात करें तो सर ने जैसे बताया कि देसी मुर्गी का बहुत डिमांड भी है और घर के आंगन में वो कोई भी अपना रख सकता है, उसके लिए भी एक कंपोजिट यूनिट के लिए भी 50% सब्सिडी, लगभग 25 लाख तक की सब्सिडी सरकार की तरफ से है। अगर भेड़ बकरी का कोई करेगा तो 500 भेड़ बकरी रखने का कोई फार्म करेगा तो उसके लिए भी 50 लाख तक की सब्सिडी जो 50% है। सुअर पालन के लिए ऐसे 100 सुअर रख के कोई करेगा तो उसके लिए भी हमारे पास जो योजना है तो 30 लाख तक की सब्सिडी है। और चौथा, जो अगर फॉडर कल्टीवेशन में अगर कोई एनिमल फीड प्लांट लगाना चाहता है या फीड मेकिंग ब्लॉक्स, टोटल मिक्स्ड रेशन का यूनिट लगाना चाहता है या साइलेज मेकिंग यूनिट लगाना चाहता है, उसके लिए भी 50 लाख तक की सब्सिडी है। इसके अलावा अगर कोई जैसे हमारे गाय भैंस हो गया, उसका भी फार्म लगाना चाहता है तो 200 गाय भैंस का फार्म लगाने के लिए 50% सब्सिडी, 2 करोड़ तक की सब्सिडी भारत सरकार की तरफ से है। बिल्कुल जी, और भी योजनाएं हैं तो उनके बारे में भी आगे जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। महाराज पासवान जी जमुई बिहार से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जी महाराज जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो जी, हेलो जी, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही है तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, बताएं। हेलो महाराज जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी हाँ, आवाज मिल रही है। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि सब्सिडी पर जो मिलते हैं दुधारू पशु पालने के लिए जी हाँ, वो कहाँ से मिलेगा, क्या करना होगा इसके लिए, वही जानना चाहते हैं। ठीक है, डॉक्टर मिश्रा बताएं। हाँ, देखिए ये अच्छा सवाल है। पहला चीज़ है, अगर बड़े स्तर पे आप एक करना चाहते हैं, जैसे 200 गायों और भैंसों का अगर फार्म लगाना चाहते हैं, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत ये योजना है। हमारा एक वेबसाइट है जो डिपार्टमेंट का वेबसाइट dahd.nic.in, उसमें आप जाके देख सकते हैं और ले सकते हैं। और स्पेसिफिक ये ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म, जो नस्ल सुधार का फार्म हम बोलते हैं, तो वो जो फार्म है तो उसका अगर लाभ लेने के लिए आप एक eoi.nddb.cop ये वेबसाइट है, उसके ज़रिए एक पोर्टल बनाया गया है, उस पर आवेदन कर सकते हैं। तो ये सब्सिडी की योजना है। और NLM का भी ऐसा ही है, जो मैंने बताया कि भेड़ बकरी या सुअर या आपका फॉडर कल्टीवेशन चारा का अगर कोई स्कीम बनाना चाहता है तो उसमें NLM का भी जो nlm.udyamimitra.in, तो वहाँ आप जाके ये आवेदन कर सकते हैं। और इसके ज़्यादा जानकारी के लिए आप निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी से बात कीजिए या कोई भी कृषि विज्ञान केंद्र है, पशु चिकित्सा महाविद्यालय है, वहाँ पे भी आप जाके बात करके वो आपको इसका हल बता सकते हैं। और कॉमन सर्विस सेंटर जो गांव में अभी खुल गया है, तो भारत सरकार उनके साथ भी जुड़ा है, तो उनके जरिए भी ये हमारी योजना का
आप लाभ ले सकते हैं और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल महाराज जी, उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब। इस वक्त हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं, विपिन जी सागर मध्य प्रदेश से। उनसे बात करते हैं। विपिन जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ मैम, नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं। मैम हमारे 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये था कि जो पशुओं का बीमा होता है उसके लिए क्या क्या शर्तें होती हैं क्लेम पे मिलने के लिए, और क्या क्या चीजें मतलब ध्यान रखनी चाहिए जिसमें हमें मतलब राशि मिल सकती है। पहला सवाल ये था। और दूसरा सवाल मैम मेरा ये था कि पशुओं के लिए जो चारा काटने वाली मशीन आती है, कुट्टी करते हैं, इसमें हम भूसे में मिला के खिलाते हैं, तो उसकी एक मशीन आती है जिसके लिए एक अनुदान मिलता है, तो उसका प्रोसेस क्या रहता है और वो कैसे मिलती है? बिल्कुल, आइए जानते हैं, डॉक्टर मिश्रा बताएं। हाँ विपिन जी, पहला सवाल आपने जो पूछा कि बीमाकरण पशुओं का जो होता है, देखिए पशुओं का बीमाकरण के लिए जो नेशनल लाइवस्टॉक मिशन के तहत होता है, आप निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी से बात कर सकते हैं, वो आपको बता देंगे। फिर भी मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपका जो पशु है उसका दूध उत्पादन से ही उसका वैल्यू एस्टिमेट किया जाता है। वो जितना दूध देता है उसके बेसिस पे ये 30,000 का आएगा, 40,000 का होगा, या जो भी उसका अमाउंट होगा, वो एक सम इंश्योर्ड होता है और सम इंश्योर्ड के बेसिस पे आपका प्रीमियम कैलकुलेट किया जाता है। और भारत सरकार में ये योजना के अंदर एक किया गया है कि ये जो प्रीमियम होता है उसका लगभग 50 से 80% जो प्रीमियम अमाउंट होता है वो सरकार पे करती है। तो आपका बहुत कम लगता है, लगभग अगर मान के चलिए एक एवरेज में लेके चलिए मतलब 40% आपको देना पड़ेगा और 60% प्रीमियम भारत सरकार दे देती थी। और ये जो बीमा होता है यूजुअली 1 साल का होता है और 3 साल का भी बीमा आप ले सकते हैं। तो ये एक तरीका है जो पशु बीमाकरण के लिए है, और ये आपको गाय भैंस के लिए मिल जाता है, भेड़ बकरियों के लिए भी मिल जाता है। तो ये आपके लिए कवरेज मिलता है। जो दूसरा सवाल है, चारा काटने वाली जो मशीन होती है उसके अनुदान तो के लिए। ये जो चाफ कटिंग मशीन आप बोल रहे हैं, चाफ कटर बोल रहे हैं, तो इसके लिए पहले हमारे स्कीम में बहुत पहले ही था, पर अभी योजना में ये कवरेज नहीं है कि आपको इसके लिए सब्सिडी है। फिर भी आप किसी राज्य सरकार इसके लिए योजना चलाती हैं, तो वो राज्य सरकार से आप जैसे मध्य प्रदेश से शायद जी मध्य प्रदेश से हैं, तो पशुपालन विभाग से बात कीजिए, शायद उनका कोई योजना हो रहा होगा, तो उनसे आप इसका लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल विपिन जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। जब बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचाने और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी, मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800113060 या 1800113061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं पशुपालन संबंधी भारत सरकार की योजनाओं के बारे में, साथ ही मुर्गी पालन के बारे में भी यहाँ पर हमारी बातचीत जारी है। इन विषयों से जुड़ी हुई जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ईमेल के जरिए सवाल भी भेज सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हरि सिंह जी कपूरथला पंजाब से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हरि सिंह जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार डॉक्टर साहब जी। जी नमस्कार, बताएं। डॉक्टर साहब जी, एक सफेद रंग की मुर्गी होती है और एक लाल रंग की मुर्गी होती है, और इनके दोनों अंडों में विटामिन कौन सी में ज्यादा होता है? और दूसरा सवाल है कि जब बर्ड फ्लू की बीमारी आती है मुर्गियों में, तब अंडा खाना चाहिए या ना खाना चाहिए, इसके बारे में बताया जाए। जी
देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका, पर जो आपने ये प्रश्न पूछा कि सफ़ेद रंग की मुर्गी और काले रंग की मुर्गी होती है, ये ब्रीड पर डिपेंड करता है कौन सी नस्ल पाल रहे हैं। जहाँ तक अंडा उत्पादन के लिए व्हाइट लेघार्न जो मुर्गी का मैंने बताया था आपको नाम, व्हाइट लेघार्न जो मुर्गी होती है उसका पूर्णतः रंग सफ़ेद होता है और ये बहुत ही अच्छी मुर्गी है। इसके अंदर अंडे में सारी चीज़ें, प्रोटीन वगैरह हर चीज़ विद्यमान रहती है और ये अंडा बहुत ही अच्छा खाने को होता है। काले रंग की मिक्स जो होती हैं, ब्राउन रंग, काला रंग, इस तरीके की बहुत सारी मुर्गियाँ आती हैं। रोड आइलैंड रेड मुर्गी होती है, मिनोरिका मुर्गी होती है, इसके अलावा कड़कनाथ मुर्गी का भी होता है। बहुत तरीके के अलग अलग मुर्गी होती हैं, या मांस वाली मुर्गियों में जाते हैं तो वहाँ भी बड़े अलग अलग रंग की मुर्गियाँ मिलती हैं। पर आपको अंडे के लिए व्हाइट लेघार्न जो मुर्गी होती है उसका बेहतर अंडा होता है। और साथ में बताना चाहूँगा कि जो बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग होती है उसमें वनराजा और गिरिराजा दो ब्रीड्स बहुत ही अच्छी हैं। तो वनराजा जो ब्रीड्स होती है उसमें काला रंग आपका, ब्राउन रंग मिला हुआ उसका रंग होता है और उसके अंडे में बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है और बहुत ही अच्छा होता है, देसी अंडा होता है वो। और यही गिरिराजा की स्थिति है। गिरिराजा का अंडा भी बहुत ही पौष्टिक होता है, इनको खाने से काफ़ी स्वास्थ्य आपको सुधरता है। दूसरा प्रश्न जो आपका है कि बर्ड फ्लू के समय में अंडा खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, जब अंडे बर्ड फ्लू में निकल के आते हैं तो उनको बहुत अधिक तापमान में बॉयल कर दिया जाए। बहुत अधिक तापमान में उनको बॉयल कर देते हैं तो उसके बाद उसका प्रयोग किया जा सकता है। अंडे को यदि बहुत अधिक तापमान में बॉयल कर दिया जाए, अधिक उबाल देंगे तो उसके अंदर फिर किसी तरीके का वायरस नहीं रह जाता है। अदरवाइज जब आपका बर्ड फ्लू चल रहा होता है उस समय कोई ऐसी स्थिति आती है तो उसमें मांस वगैरह न खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि उसका मांस जो होता है उस समय पर नहीं खाना चाहिए। जब लोग खाने के बारे में सोचते हैं तो बहुत अधिक उसको बॉयल करना चाहिए। अंडे को फिर आप खा सकते हैं तो अधिक बॉयल किया जा सके तो। जी जी, तो हरीश सिंह जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं और व्हाट्सएप के जरिए सवाल जो भेज रहे हैं हमारे दर्शक, उन्हें कार्यक्रम में शामिल करते हैं। एक सवाल भेजा है वीरेंद्र सज्जन जी ने कर्नाटक से, जानना चाहते हैं कि जो लघु और सीमांत किसान है जिनके पास 200 से भी कम गाय है, वो राष्ट्रीय गोकुल मिशन का लाभ किस तरह से ले सकते हैं? जी देखिए, राष्ट्रीय गोकुल मिशन का जो है उद्यमिता विकास के लिए हमारा 200 का योजना है जो कि ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म करेंगे। पर राष्ट्रीय गोकुल मिशन में और बहुत सारे घटक होते हैं। पहला चीज़ होता है नेशन वाइड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम, जो कि कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम होता है, जो कि निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है अच्छे नस्ल के सीमेन से, हाई जेनेटिक मेरिट बुल का सीमेन से किया जाता है, तो कि आपका नेक्स्ट जनरेशन में एक अच्छा बच्चा आए जो कि जिसका दूध उत्पादन अच्छा हो सकता है। ये एक लाभ ले सकते हैं। दूसरा लाभ इस योजना में आप ले सकते हैं, अगर आप एक अच्छा किसान हैं और अच्छा मतलब है तो आप IVF का भी फायदा ले सकते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो एक नया तकनीक आया है, तो जो भी डिजायर्ड ब्रीड है, आप जो भी ब्रीड चाहते हैं, आपका देसी एनिमल से जो भी ब्रीड चाहते हैं, आप गिर का चाहते हैं या साहिवाल का चाहते हैं या कोई भी जैसे बफेलो का भी चाहते हैं, तो वो आपके घर में नेक्स्ट जनरेशन में वही ब्रीड आपको मिल सकता है। वो IVF का है जो कि एक्सेलरेटेड ब्रीड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में आता है। और तीसरा घटक इसमें है कि आप सेक्स सॉर्टेड सीमेन का भी ले सकते हैं, जिसके तहत 90% चांस है आपका फीमेल बच्चा आएगा, तो आपको वो भी उत्पादन में आपको फायदा मिल सकता है। बिल्कुल। तो सज्जन जी, जाना आपने कि किस तरह से नस्ल सुधार कार्यक्रम का आप लाभ ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर पांडे आपसे जानना चाहेंगे कि मुर्गियों के स्वास्थ्य की हम बात कर रहे थे, तो इसके लिए जो टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है उससे किस तरह से मुर्गी पालक जुड़े और कब कब टीका देना चाहिए? देखिए, निश्चित तौर पर जहाँ तक मुर्गी पालन की बात है तो टीकाकरण में बहुत ही ज़्यादा टीके का योगदान है, क्योंकि बीमारियां वायरस से फैलने वाली बहुत होती हैं। तो जो मांस वाली मुर्गियां होती हैं उनके लिए रानीखेत बीमारी होती है, उसका लसोटा वैक्सीन 7वें दिवस पर दिया जाता है, जो कि उनकी आंख में डालकर उनको एक एक बूंद दिया जाता है। सावधानी ये हमारा किसान बरते कि सभी मुर्गियों को टीकाकरण हो जाए और ज़्यादा भीड़ भी न लगने पाए, और उसके बाद जो उसकी बॉटल होती है उसको दूर डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए, पास में नहीं गिरना चाहिए। दूसरी बीमारी होती है, और एक जो टीका है मैरेक्स बीमारी का, वो हैचरी से पहले ही दिन में लग कर आता है। 7वें दिवस पर 15वें दिवस पर एक गंबोरो बीमारी होती है, उसका वैक्सीन भी हमको उसी तरीके से उनकी आंख में लगाकर दे देना चाहिए। फिर जो हमारे अंडे वाले पक्षी होते हैं उनको हम रानीखेत का लासोटा और गंबोरो बीमारी के अलावा मुर्गियों का चेचक रोग होता है, जिसे फाउल पॉक्स के नाम पर से जाना जाता है, 4थे सप्ताह में इस रोग का टीकाकरण अवश्य करवा देना चाहिए। रानीखेत का एक R2B वैक्सीन होता है, इसका इंजेक्शन लगाया जाता है जो कि 7वें 8वें सप्ताह में लगाया जाता है मुर्गियों के लिए। तो मुर्गियों में इस वैक्सीन को भी लगाना बहुत आवश्यक होता है। उसके साथ साथ 17वें 18वें सप्ताह में एग ड्रॉप सिंड्रोम, जिससे कि जो अंडे का कवच होता है वो बिल्कुल खोखला हो जाता है,
तो उसका वैक्सीन भी लगाना बहुत जरूरी होता है। और वैक्सीनेशन के समय में ये ध्यान जरूर रखा जाए कि कोई भी मुर्गी हमारी वैक्सीनेशन से छूटने ना पाए, और मुर्गी और किसी भी तरह की उसकी बूंद वैक्सीन की हमारे जमीन में फार्म पे कहीं पर नहीं गिरनी चाहिए। सावधानी पूर्वक करना चाहिए, नहीं तो वैक्सीनेशन में कई बार हमारी मुर्गियों में भीड़ इकट्ठा हो जाती है। भीड़ इकट्ठा होने से फिर उनमें मृत्यु दर बढ़ने की संभावना रहती है। तो जो बीमारियां बताई हैं इनका टीकाकरण यदि करते हैं हमारे किसान साथी या पशुपालक भाई, तो निश्चित तौर पर जो उनमें बीमारियां नहीं आएंगी तो जो उनका उत्पादन होगा वो ज्यादा बेहतर उत्पादन होगा। तो ये तो मुर्गियों के टीकाकरण की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर से बात करते हैं। भावेश कुमार जी इस वक्त भागलपुर बिहार से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। भावेश जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो जी मैडम। जी भावेश जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं? जी 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 मैडम, गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो भावेश जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। अगर मेरी आवाज आपको मिल रही है। सवाल है मैडम सर से। जी जी मैडम, मेरा सवाल है सर से। हेलो जी, टीवी की आवाज बंद रखिएगा, बातचीत में रुकावट आ रही है इससे। बताएं अपना सवाल। मैं ये जानना चाह रहा हूँ। हेलो जी जी मैडम कि मैंने गव्य विकास जो देसी गाय के लिए जो योजना आई थी, तो देसी गाय की जो योजना थी मैडम, उसका मैंने फॉर्म फिलअप किया था। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, स्क्रूटनी के माध्यम से हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया। अच्छा। तो मैं जानना चाहता हूँ मैडम कि जो भी स्कीम आती है उसका एक लिमिट होता है कि जो भी लोग किसान उसमें अप्लाई करते हैं उसका मतलब वो अनुदान। अच्छा, दोबारा आप आवेदन कर सकते हैं या नहीं, ये जानना चाहते हैं? जी ठीक है, आइए जानते हैं। जी डॉक्टर मिश्रा बताएं। देखिए, ऐसा कोई लिमिट तो नहीं रहता है कितना हो सकता है, पर आप मतलब जो गाय की बात कर रहे हैं तो आप किसान क्रेडिट कार्ड की बात कर रहे हैं या और किसी में? अगर किसान क्रेडिट कार्ड की बात है, उसका कोई लिमिट नंबर नहीं रहता है, उसका लाभ आप ले सकते हैं। अगर आपका देखिए वो आपके एसेट के हिसाब से मिलता है, आपका पास जो भी है, क्योंकि वो रिकरिंग कॉस्ट का मिलता है, तो 3 लाख तक का किसान क्रेडिट कार्ड में आपको सहायता मिल सकता है। और उसमें एक चीज़ है कि 1,60,000 तक का आपको कोई कोलेटरल नहीं लेता है, बैंक कोई कोलेटरल नहीं लेता, तो आपको बिना कोलेटरल का 1,60,000 तक का क्रेडिट मिल सकता है। और उसके अलावा भारत सरकार की तरफ से एक उसमें पहल की गई है कि अगर आप सही टाइम पे रीपेमेंट करते हैं तो आपका जो ब्याज दर होता है उसमें भी थोड़ा कम किया जाता है, तो इंटरेस्ट सबवेंशन उसको बोलते हैं। तो उसका भी फायदा किसान क्रेडिट कार्ड में सरकार की तरफ से किया गया है। जी जी, आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस बीच हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। रामजी लाल जी इस वक्त हरियाणा से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रामजी लाल जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार, कृपया टीवी की आवाज बंद रखिएगा, बातचीत में रुकावट आएगी। बताइए क्या जानना चाहते हैं? भैंस के बारे में पूछना था जी। जी, क्या सवाल है? मेरी भैंस जो है ना जी, वो टीवी की आवाज बंद कर दीजिए रामजी लाल जी। ठीक है सर, कर दीजिए मैंने जी। जी जी बताइए। हाँ जी, जैसे मैं अपनी भैंस को टिक्का लगवाता हूँ ना जी, वो 5-7 दिन बाद फिर हो जाती है जी। जी आपकी आवाज हम साफ साफ नहीं सुन पा रहे हैं, एक बार फिर से दोहरा दीजिए। आवाज बंद कर दी टीवी की जी मैंने, बिल्कुल। हाँ तो जैसे मैं इसका मैं टिक्का लगवाता हूँ ना जी। भैंस का आपने टीकाकरण कराया? हाँ जी कराया जी, 5-4 दिन बाद फिर बोल जाती है जी। अच्छा डॉक्टर मिश्रा, अगर आप समझ पाए हैं। रिपीट, मुझे लगता है ये मतलब आपने उसको कृत्रिम गर्भाधान किया था पर नहीं हो पा रहा है। चलिए, हमारा संपर्क टूट गया है। हाँ, तो एक चीज़ है, अगर आप देखिए कहीं कहीं एनिमल रिपीट करते हैं तो उसको हम रिपीट ब्रीडिंग की बात करते हैं। आपने एक बार उसको कृत्रिम गर्भाधान किया पर उसका प्रेगनेंसी नहीं हुआ, वो गर्भाधान नहीं किया है, तो वो कभी कभी संभावना हो सकता है। उसका बहुत सारे कारण होता है। पहला तो एक कारण होता है न्यूट्रिशनल स्टेटस। अगर आपका एनिमल का न्यूट्रिशनल स्टेटस चाहिए, हरा चारा वो सही से ले रहा है, तो उसमें दिक्कत नहीं आना चाहिए। अगर भी है तो प्रोटीन और हरा चारा का थोड़ा मात्रा बढ़ा दीजिए, सो दैट उसका हार्मोनल बैलेंस सही हो जाएगा, तो कुछ दिक्कत नहीं आएगा। दूसरा चीज़ है सही टाइम पे इंसेमिनेशन करना। प्रॉपर हीट में गाय अगर है तो आपको इंसेमिनेशन करना है।
तो वो आपको सही तरीके से करवाना है। तो ये 2 जनरल कारण रहते हैं। और सारे बहुत भी, अगर कोई इंटरनल इन्फेक्शन भी हो सकता है तो उसके वजह से भी कभी कभी रिपीट करता है, पर 1-2 बार में यूजुअली हो जाता है। अगर 3 बार वो 3 बार करता है तो उसको हम रिपीट ब्रीडिंग करते हैं। उसको जांच करवा लेना चाहिए, किसी भी आपके निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी को बुला के आप इसका थोड़ा जांच करवा लीजिए, सो पता चल जाएगा क्या कारण है। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर पांडे आपसे जानना चाहेंगे कि मुर्गियों की कुछ बीमारियों का आपने जिक्र किया जिसके लिए टीकाकरण की व्यवस्था है, जैसे गंबोरो रानीखेत, इसके अलावा और क्या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है या बीमारियां हो सकती हैं? लेकिन निश्चित तौर पर बहुत सारी बीमारी जो हैं वो जीवाणु जनित भी होती हैं जो हमारी मुर्गियों को लग सकती हैं, और कुछ बीमारी जो होती हैं वो वायरस से होती हैं। और साथ ही साथ आपको देखेंगे कि जो आपका पोल्ट्री शेड होता है, पोल्ट्री सेट के आसपास कहीं पर भी जहां आपने बना रखा है वहां पर पानी वगैरह नहीं भरा रहना चाहिए, नहीं तो वाह्य परजीवी और अंतः परजीवी की समस्या अभी बहुत ज़्यादा मुर्गियों में हो जाती है। वाह्य परजीवी यदि मुर्गी के शरीर पर आकर चिपक जाते हैं तो वो उनका खून चूसते हैं, जिससे कि जो मुर्गी है हमारी उत्पादन करने में सक्षम नहीं रहती है। तो इसके लिए भी दवाइयाँ आती हैं, तो उन दवाइयों को प्रयोग करके उसको में बचा लेना चाहिए। और इंटरनल जो डिवार्म्स पेट में हो जाते हैं तो उसके लिए एल्बेंडाजोल साल्ट वगैरह होते हैं, उनको भी हमें देकर पिपराजिन साल्ट वगैरह का प्रयोग करके मुर्गियों के जो अंतः परजीवी हैं उनको खत्म किया जा सकता है। और जो बैक्टीरियल डिजीज होती हैं मुर्गियों की, बैक्टीरियल डिजीज का भी जो है एंटीबायोटिक्स वगैरह देकर मुर्गियों को जो जैविक दवाएं होती हैं उनको देकर उनकी रोकथाम हमको कर लेनी चाहिए। और साथ ही साथ हमको ये ध्यान रखना चाहिए, देखा जाता है अक्सर मुर्गी जब 15-20 दिन के आसपास हो जाती है और उसका पेट उठा के देखा जाता है, कॉक्सीडियोसिस नाम की बीमारी एक होती है मुर्गियों में, तो इसकी भी दवा हमको करवानी चाहिए। पीछे जब हम उठाकर देखते हैं मुर्गी का पेट में, तो मुर्गी के पेट में अंदर पानी वगैरह बहुत भर जाता है और कॉक्सीडियोसिस की समस्या बहुत आती है। तो ऐसी बीमारियों के समाधान के लिए भी मुर्गियों को हमें समय समय पर दवाइयाँ देते रहना चाहिए, चेकिंग इनकी हमें करती रहनी चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि मुर्गी पालन फार्म पे जाकर समय समय पर हम लोग देखते रहें, क्योंकि मुर्गी फार्म पर जब तक आप जाएंगे नहीं तब तक आपको बीमारियों के बारे में जानकारी तो लगातार निगरानी रखना बहुत जरूरी है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर का रुख करते हैं। अमित यादव जी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अमित जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो जी अमित जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ नमस्ते मैम। मैम हमारे क्षेत्र में लंपी बीमारी बहुत ही फैली हुई है, जिसमें पशुओं के पैर में सूजन आ जा रही है और शरीर में पूरा चित्ता पूरा मतलब बहुत बड़े बड़े दाने निकल जा रहे हैं जी। तो मैम इसके लिए कोई मतलब प्राइमरी ट्रीटमेंट की आवश्यकता है मैम? जी डॉक्टर मिश्रा कुछ सुझाव? देखिए ये अभी मतलब हालांकि पिछले साल बहुत लंपी स्किन डिजीज का ये फैला था, बहुत देश में बहुत सारे लगभग 23-24 राज्यों में ये फैला था। तो इसके लिए देखिए प्राइमरी ट्रीटमेंट आप जो बात कर रहे हैं ना, तो ये वायरल डिजीज होता है। तो ये वायरल डिजीज होने की वजह से आपको इमीडिएटली कुछ एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत नहीं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है। अगर बुखार रहता है तो बुखार के लिए हमें पैरासीटामोल दे सकते हैं या कोई NSAID भी दे सकते हैं जो कि उसका सूजन हो जाता है। तीसरा चीज़ है, इसमें क्या होता है, घाव हो जाता है स्किन में, तो घाव के लिए आपको देखना है यहाँ मच्छर या मक्खी ना बैठे, तो उसके लिए कोई फ्लाई रेपेलेंट उसमें यूज़ किए। और भारत सरकार की तरफ से बहुत सारे आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस का भी जिक्र किया गया। आप हमारे वेबसाइट देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन का जिक्र किया गया, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे पहला चीज़ है, अगर आप देखते हैं ये लक्षण कहीं पे भी आपके घर में या गांव में कहीं पे भी देखते हैं, तो उस पशु को आप अलग रख लीजिए, दूसरे पशु के साथ मत रखिए। और जो उस पशु के कांटेक्ट में आते हैं तो वो भी दूसरे पशु को टच मत कीजिए, क्योंकि ये बीमारी बहुत जल्दी फैल सकती है। ये कर सकते हैं। और इसका टीकाकरण का भी व्यवस्था है, जो कि गोट पॉक्स का वैक्सीन इसके लिए दिया जाता है, तो इसका भी टीकाकरण आप करवा सकते हैं। ये पहला तो इन्फेक्टेड एनिमल को अलग रखें और टीकाकरण कर ले, तो दूसरे जानवर भी इससे बच जाएंगे, उन्हें संक्रमण नहीं होगा। जी अमित जी, तो जाना आपने कि क्या कुछ उपाय आप अपना सकते हैं, सावधानियां क्या बरतें और किस तरह की प्राथमिक उपचार की व्यवस्था है। उम्मीद है कि इन जानकारियों का लाभ आप जरूर उठाएंगे। इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हमारी बातचीत जारी रहेगी, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर
रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। आइए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल लेते हैं। महेंद्र यादव जी महू उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। महेंद्र जी स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं। हेलो महेंद्र जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? हाँ सुन रहा हूँ जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हम सवाल ये पूछ रहे हैं आपसे जी। भैंस की पड़िया है 3 वर्ष की हो गई। अच्छा। और वो स्वस्थ भी है और शरीर से ठीक है, मतलब सीमेन का असर नहीं दिख रहा है कोई। जी। सीमेन लेने में लेट कर रही है, पता न क्या कारण है। अच्छा, गर्भधारण नहीं कर पा रही है, ठीक है। हाँ, जी जी। डॉक्टर मिश्रा क्या करें ऐसे में? देखिए ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। पहला चीज़ जो आपने बताया कि वो स्वस्थ है, पर बाहर से स्वस्थ देखने से आप नहीं बोल सकते हैं जी। अंदर में कुछ इन्फेक्शन भी हो सकता है, पर मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। पहला बात है, जब आप गर्भधारण की बात सोच रहे हैं तो टाइमिंग ऑफ इंसेमिनेशन, जो गर्भधारण किया जाता है, जो कि कृत्रिम गर्भधान किया जाता है, उसका टाइमिंग सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर आपका सुबह वो हीट में आप लक्षण देखते हैं तो आपको शाम को एआई करवा लेना चाहिए। अगर शाम को देखते हैं तो नेक्स्ट दिन सुबह, तो 12-14 घंटे के अंदर आपको कृत्रिम गर्भधान करवा लेना चाहिए, तभी ओवुलेशन होता है। तो प्रॉपर आपका मतलब ये गर्भधान होने का संभावना ज़्यादा रहता है। तो ये एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण अगर आप देखेंगे तो कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी रहते हैं, तो उसको संतुलित करने के लिए आपको सही तरीके से हरा चारा देना चाहिए, जितना क्वांटिटी चाहिए, तो और उसके साथ प्रोटीन की कमी अगर हो सकती है तो उसको आप देख सकते हैं। ये दूसरा चीज़ हो गया। तीसरा चीज़, उसको जैसे हमारा परजीवी होते हैं, जो पेट के कीड़े होते हैं, वो कीड़े का भी दवाई उसको रेगुलर समय पे दे देना चाहिए। तो ये कुछ छोटे छोटे चीज़ें हैं, पर अगर इससे भी नहीं होता है तो इंटरनल कुछ बीमारी भी हो सकती है, इन्फेक्शंस हो सकते हैं। बीमारी तो हम नहीं बोलेंगे, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, कभी कभी ये भी हो जाता है। तो उसका भी आप एक बार जांच करवा लें, निकटतम पशु चिकित्सक से बात करके वो कर लेंगे तो आपका ये सही हो सकता है। बिल्कुल महेंद्र जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर पांडे, आपसे जानना चाहेंगे कि जो मुर्गी पालन करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, तो उन्हें ज़ाहिर तौर पर फार्म मैनेजमेंट, आवास, आहार से जुड़ी हुई तमाम जानकारियाँ चाहिए। तो ऐसे में प्रशिक्षण कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर जहाँ तक प्रशिक्षण की बात है, मुर्गी पालक तो अपने आसपास के हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र हैं। कृषि विज्ञान केंद्र में मुर्गी पालन के प्रशिक्षण साप्ताहिक और 15-15 दिन के होते हैं, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान जो हमारा इज्जतनगर बरेली में है, वहाँ पर भी प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। 1-1 महीने तक के प्रशिक्षण होते हैं। कब और जो भी विश्वविद्यालय हैं, जितने भी कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विभाग जो हैं हर राज्य सरकार के, वहाँ से पशुपालन का प्रशिक्षण ले सकते हैं। जी जी। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं कार्यक्रम में। व्हाट्सएप के जरिए सवाल भेजा है अशोक कुमार जी ने औरंगाबाद बिहार से। इनका कहना है कि सरकार की तरफ से पशुओं के लिए जो टीकाकरण का कार्यक्रम चलाया जाता है, उनके क्षेत्र में वो नहीं चल रहा है, तो ऐसे में वो क्या करें? जी, तो टीका लगवाना चाहते हैं लेकिन क्षेत्र में ये व्यवस्था अभी उपलब्ध नहीं है, तो डॉक्टर मिश्रा क्या उपाय है? नहीं, मैं ये बताना चाहता हूँ, ये ऐसा कोई क्षेत्र बाकी नहीं है जहाँ पे टीकाकरण का योजना नहीं चल रहा है। अच्छा। भारत के हर जगह पे, हर गांव में ये टीकाकरण का योजना चल रहा है। हालांकि ये मैं बात कर रहा हूँ, हमारा राउंड ऑफ वैक्सीनेशन होता है, हर 6 महीने में वैक्सीनेशन किया जाता है, वो बीमारी के हिसाब से होता है। तो वो राउंड आप देख लीजिए, और अगर भी आपके गांव में ये पहुंचा नहीं है, मैं तो नहीं बोल सकता हूँ पहुंचा नहीं है, पर अगर आपको ये सुविधा नहीं मिली है तो आप निकटतम पशु चिकित्सक और जो पशु चिकित्सालय होता है वहाँ जाइए और बात कीजिए।
और तुरंत इसका समाधान हो जाएगा। अगले ही दिन आपका टीकाकरण किया जा सकता है। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर पांडे, सफलतापूर्वक मुर्गी पालन करने के लिए आप चलते चलते मुर्गी पालकों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर सफलतापूर्वक यदि आपको मुर्गी पालन करना है तो जो आपका आवास हो वो आपका ऊंचे स्थान पर आवास होना चाहिए, कभी निचले स्थान पर आवास नहीं होना चाहिए। नहीं तो वहाँ पानी वगैरह भरे तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलने का खतरा रहेगा। आवास की जो चौड़ाई है हमेशा ध्यान रखिए 30 फुट से अधिक रहनी चाहिए। जो भी जीवाणु जनित बीमारी होती, चाहे क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज हो, चाहे मुर्गियों का जुकाम हो और वायरस से जो फैलने वाली बीमारियां, इनका रोकथाम अच्छे से होना चाहिए। और आप बदलते हुए मौसम में मुर्गियों को जो भी तापमान वगैरह है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर उनको 25 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में मिलना चाहिए। और ये बाहर आप ध्यान रखें कि जो आपका शेड है वो रात के समय में पूर्णतः बंद रखिए, नहीं तो मुर्गियों के अंदर ठंड लग जाने से बीमारियां पनपने की संभावना रहेगी। और आप सही नस्ल का चयन करते हुए सही जगह से प्रशिक्षण लेकर मुर्गी पालन करेंगे तो निश्चित तौर पर आप चाहे अंडे के लिए कर रहे हो या मांस के लिए कर रहे हो, आपको निश्चित तौर पर फायदा होगा। जी, हिमांशु पांडे जी और इसके साथ ही डॉक्टर धीराज मिश्रा, आप दोनों ने बहुत अच्छी जानकारियां हमें दी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का कार्यक्रम के लिए समय निकालने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको कि अगला विषय हेलो किसान कार्यक्रम का क्या रहेगा, जिस पर विस्तार से बात की जाएगी और जिसके बारे में आप भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। तो अगला विषय हेलो किसान कार्यक्रम का रहेगा सेब की तुड़ाई उपरांत सावधानी, और साथ ही बातचीत की जाएगी संरक्षित खेती के बारे में। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल अगर आप हमें भेजना चाहते हैं ईमेल के माध्यम से तो नोट कर ले ईमेल आईडी। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसके साथ ही आपको बता दें कि दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं, जिन सवालों को कार्यक्रम में शामिल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि हेलो किसान कार्यक्रम को आप कभी भी देख सकते हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें, इससे आप सीधे हमारे यूट्यूब पेज से जुड़ जाएंगे। इसके साथ हेलो किसान की आज की इस कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। Welcome back to our favorite show, Just Junior.